अन्नदाता। पग पग पर है संग तुम्हारे अन्नदाता। लहू किसानों का बन के पसीना सींचता है धरती का सीना। मेहनत का तेरी हक दिलवाने, नई तकनीक नई खोज बताने। पशुधन को गुणवान बनाना, पौध सुरक्षा को सिखलाना, खेती के सब गुर समझाने, भारत का सरताज बनाने। आठों पहर है संग तुम्हारे अन्नदाता अन्नदाता। नमस्कार, मैं शालिनी आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत करती हूं। हर रोज की तरह कार्यक्रम में आज एक बार फिर से हम लेकर के आए हैं खेतीबाड़ी से जुड़ी हुई बहुत सी लाभकारी जानकारियां। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं कि क्या है विशेष आपके लिए आज के कार्यक्रम में। अधिक लाभ हेतु फूल गोभी की उन्नत तकनीक से खेती पर जानकारी। रबी फसलों में कैसे करें कम खर्च में उर्वरक प्रबंधन। अधिक लाभ हेतु मछली सह बत्तख पालन पर जानकारी। किसान भाइयों, कल आपने देखा फूल गोभी की खेती के लिए स्वस्थ पौध किस तरह से तैयार करनी है तथा पौधे का रोपण करते समय कौन कौन सी बातों का ख्याल रखना है। आज हम जानकारी देंगे फूल गोभी की पौध की रोपाई के बाद फसल के प्रबंधन के बारे में, जिसकी जानकारी के लिए मिलते हैं जिला सिवनी के प्रगतिशील किसान संदीप जाट से और जानते हैं उनके अनुभवों को। हम जिला सिवनी के प्रगतिशील कृषक संदीप जाट जी के फार्म पे हैं और इनके द्वारा क्षेत्र में बहुत ही हाईटेक खेती की जा रही है। तो आज हम चर्चा करने जा रहे हैं शरदकालीन गोभी, फूल गोभी की फसल के बारे में। आप कई सालों से जो फूल गोभी की खेती कर रहे हैं, तो इसके लिए सबसे पहले गोभी की रोपाई करते हैं तो उसमें खरपतवारों की भी समस्या आती है। तो इन खरपतवारों से कैसे निपटा जाए, इनकी रोकथाम कैसे की जाए, इसके बारे में। ज्यादातर गोभी के अंदर अगर 4, 4.5, 5 फीट पे लगता है तो 35 से 45 दिन की फसल तक तो पावर टिलर कर देता है, जिससे आपका खरपतवारों का 50% हिस्सा कम से कम खर्चे में हो गया। जो 50% हिस्सा है, कोशिश ये करें अगर मजदूरों की उपलब्धता है तो निंदाई करें। निंदाई सबसे बेस्ट है। इसके अलावा 30 से 35 दिन की फसल होने के बाद एक दवाई ऑक्सीफ्लोरोफेन है 23.5%, उसका आप 15 लीटर में 4 से 5 ml छिड़काव करें। वो चौड़ी पत्ती वाले जो खरपतवार है उनके लिए वो है। दूसरा आप विप सुपर है, सकड़ी पत्ती के लिए वो है। लेकिन कोशिश ये करें कि खरपतवारों को हाईटेक टेक्निकल से फार्मिंग करके आप मशीनरी से 50% खरपतवारों को हटा दो और बाकी जो 50% है उनको आप लेबर से निकालो। गोभी की फसल 60 से 70 दिन की, 80 दिन की फसल है, तो उसमें जमीन की तैयारी से, खाद से लेकर के अपने को उतना ही देना है कि वो 60-70 दिन में खत्म हो जाए। ड्रिप प्रणाली से पैदावार अच्छी होती है। उसका कारण ये है कि एक तो पानी जड़ों में तुरंत पहुंच जाता है और कम से कम लगता है, कम से कम लगता है। और दूसरा, आप कोई खाद उसको देना चाहते हैं, चार्जिंग देना चाहते हैं, तो वो उसको पौधे को ही लगेगा, वो किसी तरह के जो आसपास खरपतवार हैं उनको नहीं होगा। हाँ। बात आती है उसमें जो उर्वरक होते हैं या जो द्वितीयक पोषक तत्व हैं या सूक्ष्म पोषक तत्व हैं, तो इनकी कितनी कितनी मात्रा किसान भाइयों को देना चाहिए, इसके बारे में थोड़ा सा आप जानकारी होता है। जैसे आप फ्लड में काम करेंगे, गोभी में अगर 50 किलो यूरिया प्रति एकड़ आपने छिड़काव कर दिया, तो भूमि ऐसी नहीं है कि भूमि अपनी ही है। भूमि अपनी नहीं है।
भूमि करोड़ों प्रकार के कीड़ों की है, करोड़ों प्रकार के खरपतवारों की है। तो आप जब छिड़काव करेंगे 50 किलो का एक ही बार में, तो उसको सभी खाना शुरू करेंगे। और ड्रिप में क्या होता है कि आप 50 किलो एक बार में न दे, 5-5 किलो करके 10 बार 10 दिन दो, क्योंकि आपके सामने कम खाना रहेगा तुरंत खा ले, तो खाना ही नहीं रहेगा दूसरा खाएगा ही नहीं। तो उसमें खाद गया, यूरिया आपने ड्रिप में दिया, जब आपने यूरिया दिया वो पौधे को 10 मिनट बाद मिला, उसने उसका अवशोषण करना शुरू किया, 24 घंटों में उसने उठा लिया, अगले 24 घंटों में उसको पूर्ण रूप से निपटा लिया, और उसके बाद आपने 5 किलो फिर दे दिया। तो इस तरीके से क्या होता है कि जो खरपतवार हैं वो कमजोर पड़ जाते हैं, वो विकास कर नहीं पाते। जो भूमि के अंदर अलग कीड़े हैं जो जमीन से दूर हैं, उनकी दवाइयां डालने के बाद उनको भी तुरंत मार लेंगे। पूरे में छिड़काव करेंगे तो उनको पूरी ताकत से रिजल्ट नहीं मिलेगा। और ड्रिप इरिगेशन में ज्यादातर गोभी, यूरिया और जो 13-0-45 प्लस 12-61 आजकल के 100% वाटर सोलुबल जो फर्टिलाइजर हैं, उनको आप 3 से 5 किलो प्रति एकड़ देते रहें, और एक दिन छोड़ के आप खाद दें। 60 दिन में आपके 20 डोज होंगे, 20 डोज में कोई ज्यादा खर्च भी नहीं होगा और बम्पर पैदावार। संदीप जी, एक और समस्या, जैसे ही फसल हमारी 20 से 25 दिन की होती है, रोपाई के बाद में 30 दिन के आसपास पहुंचती है, तो कई तरह के रस चूसक कीड़े हैं या कुछ इल्लियां हैं, साथ ही साथ में कुछ रोग और भी कई तरह के फंगस लगते हैं। तो इन कीट और रोगों से बचाव के लिए क्या क्या उपाय किए जाए? अगर जड़ के कीड़े होते हैं तो क्लोरी 50% आप ड्रिप में आधा लीटर प्रति एकड़ छोड़ दो। अगर आपकी जड़ों का विकास कम होता है तो जड़ों के विकास के लिए जो बायोलॉजिकल कोई रक्षक हैं मार्केट में, जैसे पोषक हैं, कॉम्बी हैं, माइक्रोन्यूट्रेंट है, उनको ड्रिप में दे दो। बात आती है इंसेक्ट की, जिसमें इल्लियां भी हैं, थ्रिप्स, माइट्स और वायु दुनिया भर के हैं। तो गोभी में अपन जो करेंगे, इल्लियों के बचाव के लिए आप अंडों को पकड़ना शुरू कर दो। इल्लियां दिखने के बाद महंगे मरती है, अंडों में मर जाए तो रिजल्ट अच्छा है। अमावस्या के समय जो तितलियां होती हैं वो अंडे देने का समय होता है, उस समय जो अंडानाशक है जैसे प्रोफेनोफास है, मैथोमिल 40% है, आपका लार्विन है, जो अंडानाशक है उनका आप छिड़काव करें तो वो अंडे को तो मारते ही मारते हैं, और हल्की फुल्की जो इल्लियां छोटी अंडों से बन चुकी होती है उन्हें मारते। लेकिन अच्छे किसान की खेती के लिए वर्ष के 365 दिन, तो 365 पन्नों की एक पुस्तक, जिसमें वो हर रोज ये लिखे कि मैंने किया क्या है और क्यों किया है, फसल में लगता क्या है, कितने का खाद, कितने की दवाई, कितने का पानी, कितने की जुताई। तो वो जब उस पर पूरा डेटा हो जाएगा, 1 साल का पूरा डेटा हो जाएगा, तो उसे सबसे पहले ये पता लग जाएगा कि खर्चा लगाने से मुझे मिल रहा है कि खर्चा न लगाने से मुझे मिल रहा है, मैं हल्की खेती करूं कि बिल्कुल खर्चे वाली करूं, उसको खुद से निर्णय लेना मिल जाएगा। तो ये थे संदीप जी, जिन्होंने हमारे किसान भाइयों के लिए एक बहुत ही अच्छी जानकारी दी, खास करके गोभी की फसल के बारे में। तो आप सभी कृषक बंधु इनके अनुभवों को अपनाइए और अपनी खेती में और अपनी कार्यशैली में परिवर्तन करिए, और कम से कम लागत में अच्छी से अच्छी गोभी की फसल आप पैदा कर सकते हैं। तो ये थी कुछ उपयोगी जानकारियां। अब लेंगे एक छोटा सा ब्रेक, जल्द हाजिर होंगे। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत है। बढ़ते हैं अगली प्रस्तुति की ओर। हमारे राज्य के किसान रबी फसलों की बुआई कार्य में लगे हुए हैं, लेकिन अक्सर देखने में आता है कि ज्यादातर किसान भाई उर्वरकों का अधिक मात्रा में प्रयोग करते हैं और साथ ही महंगे उर्वरकों को खाद में
खरीद कर डालते हैं, जिस कारण लागत खर्च अधिक होने से मिलने वाले लाभ में कमी आ जाती है। तो किसान भाइयों, आप रबी फसलों के लिए उर्वरकों का चुनाव किस तरह से करें, इस बारे में विस्तार से जानकारी दे रहे हैं जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय जबलपुर के वरिष्ठ वैज्ञानिक। तो इस समय जो रबी फसलें हैं उनकी बोनी चल रही है और अभी बारिश भी हो गई है, तो हमारे किसान भाई जो असिंचित दशा में खेती करते हैं वो सब बोनी में व्यस्त हो गए होंगे। और जैसे हमारे किसान भाई अभी जानते हैं कि जो लागत खर्च है विभिन्न रबी फसलों का दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। ये हमेशा ये किसानों द्वारा ये जो प्रश्न पूछा जाता है कि जो विभिन्न फसलें हम लगाते हैं उनकी काश्त कैसे कम करें। तो ये एक बहुत विचारणीय प्रश्न है कि हम किसान भाइयों को कौन सी ऐसी तकनीक बताएं जिससे वो अपनी काश्त कम कर सकते हैं। तो जैसे हमारे किसान भाई जानते हैं कि जितनी भी लागत आती है लगभग उसका 25 से 30% जो लागत खर्च है वो उर्वरक देते हैं तो उसमें आता है, क्योंकि हमारे किसान भाई हैं अधिकतर है जो कॉम्प्लेक्स जो उर्वरक के माध्यम से देते हैं और ये महंगा भी होता है। यदि हम तुलनात्मक अपन जो उसका विश्लेषण करें, उदाहरण के तौर पर यदि आप 60 किलो स्पुर जिसको फास्फोरस कहते हैं, यदि आप डीएपी के माध्यम से स्पुर देते हैं तो उसमें 23.5 रुपए प्रति हेक्टेयर का खर्च आता है। यदि आप वही स्पुर यदि सिंगल सुपर फास्फेट के रूप में आते हैं तो वो 1860 रुपए का आता है। इसका मतलब हुआ कि 500 रुपए की बचत हो जाती है। आपको 18% आपको कैल्शियम मिलता है और 12% सल्फर मिलता है और 0.2% मैग्नीशियम और 16% स्फूर्त तो प्राप्त होता है। तो यदि हमारे किसान भाई मान लीजिए कि सिंचित गेहूं की काश्त कर रहे हैं, इस 120 किलो नत्रजन, 60 किलो स्फूर और 40 किलो पोटाश दे रहे हैं, और यदि वो जो सरल उर्वरक हैं सिंगल सुपर फास्फेट के माध्यम से स्फूर की पूर्ति कर रहे हैं तो उनको आपको 1860 रुपए देने होंगे। और दूसरा किसान है जो डीएपी के माध्यम से स्फूर दे रहा है तो उसको 2360 रुपए देना पड़ेंगे। तो किसान भाई 500 तो इसी में मात्र उर्वरक में आप बचा सकते हैं। इसके साथ ही साथ यदि आप डीएपी के माध्यम से नत्रजन और स्फूर दे रहे हैं तो आपको अलग से जिन क्षेत्रों में आपने देखा होगा कि सल्फर की कमी हो रही तो वो आपको एक्स्ट्रा खर्च देना पड़ेगा। कैल्शियम देना है तो वो आपको एक्स्ट्रा लगाना पड़ेगा। मैग्नीशियम देने के लिए लगभग आपको 200 से 300 रुपए अतिरिक्त देना पड़ेगा, तो वो भी बचत हो रही है। तो 500 उधर बचत और 300 ये बचत, तो प्रति हेक्टेयर के हिसाब से 800 रुपए आप बचा सकते हैं। इसी प्रकार यदि आप दलहनी की फसलों की खेती कर रहे हैं रबी मौसम की तो उसमें भी 20 किलो नत्रजन, 60 किलो स्फूर और 20 किलो लगभग पोटैश दिए देते हैं। तो इसी प्रकार यदि आप डीएपी के माध्यम से नत्रजन और स्फूर की मांग की पूर्ति करते हैं दलहनी फसलों के तो भी हमने बताया कि 2360 रुपए आपको 60 किलो स्फूर देने के लिए लगेंगे। साथ ही जो यदि आप एसएसपी के माध्यम से दे रहे हैं तो 1860 लगे। इधर भी आपको 500 रुपए की बचत होगी। इसके साथ साथ जो विशेषकर जो तेल वाली फसलें हैं उसमें भी आपको सल्फर नहीं देना पड़ेगा, उसमें भी 200 से 300 रुपए आपकी बचत होगी। और पूरे जोड़ें तो आप 500 रुपए उधर स्पुर में आपके बच गए और आपको जो कैल्शियम, सल्फर और मैग्नीशियम अतिरिक्त मिल रहा है इसके भी जो 200-300 रुपए एक हेक्टेयर के हिसाब से आप जो खर्च होने वाला है उसकी भी बचत होगी। तो किसान भाई निश्चित तौर पर इन तरीकों को अपनाना पड़ेगा, इससे काश्त भी घटती है और जो पोषक तत्व जो अपन जो कॉम्प्लेक्स उर्वरक के माध्यम से देते हैं तो उससे मात्र नत्रजन, स्फूर और पोटाश जो आवश्यक पोषक तत्व हैं वो भर मिलते हैं। यदि हम सरल उर्वरकों के माध्यम से देते हैं, जैसे उदाहरण के तौर पर यदि हम यूरिया से नत्रजन दे दिए और स्फूर है यदि हम सिंगल सुपर फास्फेट से देते हैं तो वो 30 रुपए लगभग 60 पैसे प्रति किलो के हिसाब से पड़ता है। और इसके साथ साथ कैल्शियम भी मिल जाता है, स्फूर भी आपका सल्फर भी मिल जाता है और मैग्नीशियम भी मिल जाता है। इसका मतलब हुआ कि 6 आवश्यक पोषक तत्व फसलों को मिल जाते हैं, जिससे फसली पौधों की बढ़वार अच्छी होती है और अंत में आपको अधिक उपज प्राप्त होने से फायदा भी आपको ज्यादा होता है।
आगे और भी है कुछ रोचक जानकारियां, पर यहां पर रुकेंगे एक और कमर्शियल ब्रेक के लिए। जल्द हाजिर होंगे। ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का एक बार फिर से स्वागत है और चलिए अब रुख करते हैं अगली कड़ी की ओर। प्रदेश के जो किसान मछली पालन व्यवसाय कर रहे हैं वो इसके साथ बत्तख पालन करके आय में वृद्धि कर सकते हैं। तो आप मछली से बत्तख पालन किस तरह से करें, इसकी जानकारी दे रहे हैं एक विषय विशेषज्ञ डॉक्टर संजीव कुमार। मछली पालन के साथ कई बार पिग को जोड़ दिया जाता है, कैटल के साथ जोड़ दिया जाता है। तो मछली और बत्तख दोनों को एक साथ पालने की विधि को हम लोग मिश्रित पालन बोलते हैं, जिसमें एक ही जगह पे एक ही तालाब में जिसमें मछली पालन करते हैं उसको आप डक फार्मिंग के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इन दोनों जीवों को जब एक साथ रख के पालन करते हैं तो दोनों को ही फायदा है, प्लस खेती जो कर रहे हैं उनको भी फायदा ये होता है कि उनको ज़्यादा से ज़्यादा पैदावार, कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा पैदावार उनको देखने को मिलता है। तो उदाहरण के रूप में अगर 1 हेक्टेयर का तालाब है तो उसमें आप करीब 6000 फिंगरलिंग्स यानी छोटे मछलियाँ पाल सकते हैं और उसके साथ साथ 200 से 300 तक बत्तख रख सकते हैं। जो प्रमुख बत्तख की जो ब्रीड्स हैं जो ऐसे मिश्रित पालन में इस्तेमाल करते हैं उसमें आपका इंडियन रनर और खाकी कैम्बल महत्वपूर्ण है। खाकी कैम्बल के साथ खासियत ये है कि अंडे बहुत देती हैं। इसके अलावा कुछ इंडियन ब्रीड्स हैं डक्स के जिसका भी यूज कर सकते हैं, जैसे कि नागेश्वरी है, सिलहेट मेट है। कुछ मीट टाइप्स ऑफ डक्स होते हैं जैसे कि वाइट पेकिंग है, एलसबेरी है, मस्कावी है। तो इनके साथ मिश्रित करके अगर मछली पालन किया जाए तो ज़्यादा से ज़्यादा मछली और ज़्यादा से ज़्यादा आपको डक के मांस और बत्तख के अंडे आपको एक साल में मिल जाएंगे। तो अगर आप 1 हेक्टेयर के तालाब में 200 से 300 तक डक्स रखते हैं, बत्तख रखते हैं और करीब 6000 मछली के बच्चे छोड़ते हैं तो साल भर में आपको करीब 18000 बत्तख के अंडे मिल सकते हैं और 3500 से 4000 तक मछलियाँ मिल सकती हैं और साथ साथ आपको 400 से 500 केजी तक बत्तख के मांस भी मिल सकते हैं। एक ही तालाब में दोनों जीवों का पालन साथ साथ कर लेते हैं। इससे फ़ायदा ये है कि जो बत्तख हैं उनके जो लीटर्स होते हैं, जो लीटर निकलता है उसको आप तालाब में छोड़ते हैं ताकि मछलियों को भोजन की तरह वो इस्तेमाल कर सकें। और दूसरी फ़ायदा ये है कि जब बत्तख पानियों में तैरते हैं तो जितने खाद से और जो भी चीज़ डाली गई है तालाब में मिलाने के लिए उसका चारों तरफ उनका मिश्रण हो जाता है। इसके अलावा उनके तैरने से जो एरेशन होता है तो ऑक्सीजन बहुत अच्छे से मछलियों तक पहुंचता है। बहुत सारे ऐसे परभक्षी जीव होते हैं जो मछलियों को खा जाते हैं, उनको बत्तख खा लेते हैं, तो इससे उनका वृद्धि ज़्यादा होता है और कम से कम मछलियाँ मरती हैं। एक बत्तख को करीब एक दिन में 100 ग्राम दाने की ज़रूरत पड़ती है, तो वो खाने के समय 20-30 ग्राम करीब बर्बाद चला जाता है। तो ये जो बर्बाद दाने हैं वो भी मछलियों के काम आ जाते हैं, तो उनका प्रोटीन का जो खपत है, जो डिमांड है वो बहुत सारा पूरा हो जाता है इन्हीं चीज़ों से। जो बत्तखों में एक आदत होती है कि मिट्टी खोदते हैं, तो मिट्टी खोदने की वजह से अंदर में जो न्यूट्रिएंट्स हैं, जो खाद्य पदार्थ पानी के अंदर हैं, वो निकल के पानी में घुल मिल जाता है जो मछलियों के काम आता है। प्लस ऐसे जीव जिनका भक्षण मछलियाँ करते हैं जिसे प्लैंकटॉन्स बोलते हैं, तो ये प्लैंकटॉन्स का वृद्धि होता है पानी में जो कि खाद्य पदार्थ की तरह मछलियाँ इस्तेमाल करते हैं। और कुछ ऐसे पौधे जो अच्छे नहीं हैं, जो हानिकारक माने जाते हैं पानी में मछलियों के लिए, जब तालाब की सतह पे बत्तख उसका इस्तेमाल करते हैं तो ऐसे पौधे मर जाते हैं। तो इस तरह से तालाब का सफाई हो जाता है, मछलियों को पोषक तत्व मिल जाता है, बीमारियों से बच जाते हैं और बत्तख उनको बीमारियों से बचाव में मदद मिलती है और बहुत सारे उनके खाद्य पदार्थ मछलियों के तालाब से ही पूरा हो जाता है, उनका जीवन यापन बढ़ जाता है। तो एक साल में जैसा कि मैंने बताया कि 1 हेक्टेयर का तालाब है तो आपको करीब 400 से 500 केजी करीब बत्तख के मांस मिल जाते हैं, 18-19 हज़ार करीब बत्तख के अंडे मिल जाते हैं और 3.5 से 4 हज़ार करीब मछलियाँ मिल जाती हैं।
तो इस तरह से ये बड़ा फायदेमंद व्यवसाय हो सकता है। अन्नदाता हेल्पलाइन निःशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से आपके द्वारा पूछी गई समस्याओं में से एक या फिर दो महत्वपूर्ण समस्याओं को हम अपने कार्यक्रम में शामिल करते हैं और इसी के तहत आज की चयनित समस्या और उसका जवाब इस प्रकार है। अन्नदाता निःशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से पूछे गए प्रश्नों में से आज हमने जिस प्रश्न को कार्यक्रम में शामिल किया है उसे पूछा है ग्राम जखौदा जिला दमोह के कृषक हरि किशन यादव ने। इनकी एक भैंस में सर्रा रोग का प्रकोप देखने में आ रहा है, ये इसके नियंत्रण पर जानकारी चाहते हैं। तो हरि किशन यादव जी, आपकी जानकारी हेतु प्रस्तुत है कार्यक्रम का यह अंश। इसका पहचान यही है कि हाई फीवर 104 डिग्री से ऊपर रहेंगे सिंपल में, सिर्फ बुखार रहेंगे तो उसको सिर्फ हम बुखार के दवा देंगे तो ठीक हो जाएंगे, लेकिन बार बार देते हैं। और इसका लक्षण कैरेक्टरिस्टिक जैसे हाई फीवर रहेगी, जैसे ये पेशाब करती है तो रुक रुक के पेशाब करती है, अपना सर जो किसी ठोस दीवार पे है उस पर अपना माथा पे रखती है। और लास्ट थर्ड स्टेज जो नर्वस फॉर्म है, नर्वस फॉर्म हो जाती है तब वो गोल गोल थोड़ा दूर चलेगी, राउंड अपना गोल गोल चक्कर लगेगी। इसको जांच करते हैं, ब्लड स्मेयर बना के जांच करते हैं तो उसमें इसका पैरासाइट देखे जाते हैं। सर्रा हो जाने के बाद पशु को तो सबसे पहले अच्छे अपने से इलाज नहीं करना चाहिए, अपना नज़दीकी डॉक्टर जो उनसे सलाह लेना चाहिए। का इलाज जो है वो डायमिनोजेन एसिचुरेट इसका प्रॉपर डोज में दिया जाता है तो वो ठीक हो जाते हैं। और इसका रोकथाम जो है ये इसका वेक्टर है टेबनस फ्लाई होता है। किसी तरह से आप टेबनस फ्लाई को कंट्रोल कीजिए। उसके कंट्रोल करने के लिए एक ही उपाय है कि जहां हम एनिमल रखते हैं उसको जालीदार होना चाहिए, जिसके कारण कि वहां पे टेबनस फ्लाई किसी तरह से प्रवेश नहीं करे। उसके प्रवेश से हम यदि बचा लेते हैं तो उसका रोकथाम हो जाएंगे। और ये आहार पशु में तो आहार हो जाने के बाद डाइजेस्टिव सिस्टम पर तो इसका कोई खास इफेक्ट नहीं पड़ता, लेकिन वो सुपाच्य भोजन उसको देना चाहिए, जैसे हाईली न्यूट्रिशियस वो सप्लीमेंट उसके साथ खिलाएं। और इलाज जब उसका हम करते हैं तो उस समय उसका जो है मल्टीविटामिन उसको दें। और ज़रूरत पड़े तो वो डॉक्टर के एनिमल के कंडीशन के अनुसार जो है उसको फ्लूइड थेरेपी भी करेंगे। वो डिफरेंट एनिमल में डिफरेंट कंडीशन है तो कंडीशन के अनुसार उसका इलाज करते हैं। राज्य की विभिन्न मंडियों में कृषि उत्पादों के चढ़ते उतरते बाजार भाव की संक्षिप्त जानकारी इस प्रकार है। हम ये उम्मीद करते हैं कि आज का कार्यक्रम आप सभी दर्शकों के लिए उपयोगी रहा होगा। किसान भाइयों, अन्नदाता आपकी सेवा के लिए संकल्परत है। कृषि संबंधित समस्या और सुझावों के लिए आप हमें इस पते पर संपर्क कर सकते हैं। प्रोड्यूसर अन्नदाता, ईटीवी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़, रामोजी फिल्म सिटी, हैदराबाद 501512। साथ ही आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है annadatamp@etv.co.in। इसके अलावा आप हमें निःशुल्क हेल्पलाइन नंबर 1800-108-4599 पर सोमवार से शनिवार सुबह 10 से शाम 4 बजे के बीच संपर्क कर सकते हैं। और आइए अब देखते हैं कल दिखाए जाने वाले कार्यक्रम की मुख्य झलकियां। अधिक उपज के लिए अफीम की उन्नत तरीके से खेती पर जानकारी।
अधिक लाभ हेतु शरदकालीन गन्ना की वैज्ञानिक तकनीकी से खेती। तो फिलहाल अन्नदाता की पूरी टीम को दीजिए इजाजत। कल फिर से इसी समय आपसे मुलाकात होगी कृषि संबंधित कुछ और महत्वपूर्ण जानकारियों के साथ। नमस्कार।